जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी तक पे। आज अपन इस वीडियो में देखेंगे 14 दिसंबर 2020 को जो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसका सॉल्यूशन पहले देखेंगे अपन जीके जीएस, उसके बाद में रीजनिंग और कंप्यूटर इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। इससे पहले अपन ने 14 दिसंबर से पहले जो भी पेपर हुए उनका सॉल्यूशन देख लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा और देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है इसमें, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो वह की गई थी काका कालेलकर द्वारा। लास्ट में अपन चर्चा करेंगे कि जीके जीएस को कैसे करना है और रीजनिंग कैसे तैयार करनी है और कंप्यूटर कैसे तैयार करना है और कितना स्कोर अपन को करना है और कम समय में अपन अच्छा कैसे कर सकते हैं। ये सब चीज़ें अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे। जब तक एक बार अपन पूरा पेपर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक योजना गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि क्षेत्र, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए डिजाइन की गई एक पहल है जिनकी क्रेडिट जरूरतें 10 लाख से कम है? तो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अगला क्वेश्चन है, एनईएफटी वह प्रणाली है जिसमें किसी विशेष समय तक प्राप्त लेन देन को समूह में संसाधित किया जाता है। एनईएफटी का पूरा नाम क्या है? एनईएफटी का पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी का पूर्ण नाम। अगला है आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो वह यूएई में है, संयुक्त अरब अमीरात में, जिसे यूएई भी बोला जाता है। अगर ऑप्शन में यूएई भी आए तो भी वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1932 में निम्नलिखित में से किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की है? तो वह है महात्मा गांधी ने। पीछे वाले वीडियो में काफ़ी में तो व्याख्या भी करवाई हुई है, लेकिन वह क्या कि ज़्यादातर स्टूडेंट की डिमांड ये रहती है कि बिना व्याख्या ही करवाए, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करवा दो। क्योंकि व्याख्या तो अपन जीके जीएस के जो अपनी सीरीज चल रही है उसमें भी करवा देंगे और बहुत अच्छा चल रहा है। कंप्यूटर की भी अच्छी सीरीज चल रही है 10-10 क्वेश्चन वाली। 10-10 के हिसाब से आपके पास खूब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और जो एग्ज़ाम डेट मैंने जो नोटिफिकेशन में बताया उसमें दिसंबर 2023 थी, लेकिन वापस एसएससी ने लेटर जारी कर दिया है और वो एग्ज़ाम डेट जो आपकी पहले थी कैलेंडर में 14 नवंबर से, तो वो ही रहेगी। तो याद रखना कि दिल्ली पुलिस का पेपर है वो 14 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक ही होंगे। नोटिफिकेशन में दिसंबर 2023 है, उसकी जगह अब 14 नवंबर ही पढ़ना है। ये लेटर एसएससी ने जारी कर दिया है कल 2 सितंबर को। तो ये ध्यान रखना, एग्ज़ाम डेट का टारगेट यही 14 नवंबर ही है और ये रखना है। तो आपके पास पूरा सितंबर है, पूरा अक्टूबर है और आधा नवंबर, मतलब 2.5 महीने तो आपके पास एग्जैक्ट पड़े हैं। और अभी भी अगर कोई तैयारी कर रहा है ना तो भी आराम से कर सकता है, अगर एफर्ट थोड़े लगाने पड़ेंगे उसको। क्वेश्चन है, निम्नलिखित फिल्मी हस्तियों में से कौन सितंबर 2020 में एनएसडी, जिसे बोला जाता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, का अध्यक्ष बने? तो वह थे परेश रावल। अगला क्वेश्चन है, जून 2020 में यूएनएडीपी यानी उसे बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास और शांति संघ के लिए निम्न में से किसे गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वह नेत्रा मोहनदास को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने जेल में गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा था? तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ लोकमान्य तिलक ने लिखा था। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो वो की गई थी 1998 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओडिशा के जिलों में फैले ज्वारमुखी स्वरूप के साथ खारे पानी की एक झील और उथला लेगून है? तो वह है चिल्का झील। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की समय समय पर की जाने वाली एक आधिकारिक प्रगणना है, वह है सेंसस। यानी जनसंख्या की समय समय पर की जाने वाली एक आधिकारिक प्रगणना है, उसे कहा जाता है सेंसस। अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक स्वच्छता व्याप्ति कवरेज प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया? तो ये किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। क्वेश्चन को कैसे भी घुमा सकता है। अब इसने
थोड़ा सा लंबा बना दिया क्वेश्चन को। पूछना क्या था इसको, स्वच्छ भारत मिशन पूछना था। तो यही है कि आप है ना क्वेश्चन को ढंग से थोड़ा सा पढ़ना, पॉइंट पकड़ना। अब यहाँ बस यही पॉइंट था कि स्वच्छ भारत मिशन शुरू कब हुआ, पूरी राम कथा पढ़नी थी और यहाँ आते आते कंफ्यूज हो जाती। तो ये ध्यान रखना, पेपर को 2-3 स्लॉट में अटेंड करना होता है कि पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो अपन को आ रहे हैं। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक बार देखने से याद नहीं, पता नहीं चल रहा, लेकिन जैसे अपन दूसरा राउंड लेंगे अपने आप पता चल जाएगा। क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अपन को देखते पता चल जाता है कि हाँ इसका आंसर ये है, लेकिन कईयों में ऐसे होती है डाउट कि हाँ ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो वहाँ जल्दबाजी नहीं करनी है, उसको छोड़ दो एक बार के लिए, वापस आओ तो उस समय उसको अटेंड करना काट पीट करके, और जिससे आपको थोड़ा नेगेटिव मार्किंग का भी पता रहेगा। क्योंकि कैलकुलेटिव पेपर करोगे तो आराम से सिलेक्शन भी हो जाएगा अगर आपने तैयारी करी है तो। नहीं तो वही है, आप ऐसे ही अटैम्प्ट कर दोगे, मेरिट 60 पे जाने वाली है और आपने 80-90 अटैम्प्ट कर दिए और आपके 55 पे आ गए कट पीट के, तो ये काम नहीं करना है। क्वेश्चन है एनएसएसओ भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है। एनएसएसओ का पूर्ण रूप क्या है? तो एनएसएसओ का पूर्ण रूप है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। पायरिया एक संक्रमण है जो मसूड़ों के ऊतकों को प्रभावित करता है और यदि इसे अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो इसे दांतों का नुकसान हो सकता है। तो पायरिया एक जीवाणु रहित संक्रमण है। पायरिया एक जीवाणु रहित संक्रमण है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक निकायों के संग्रह के रूप में मृदा का अध्ययन करने का समन्वित अभिगम है। प्राकृतिक निकायों के संग्रह के रूप में मृदा का अध्ययन करने का समन्वित अभिगम है वह है पेडोलॉजी, जिसे पेडालॉजी भी कहा जाता है, पेडोलॉजी। क्वेश्चन अगला, संविधान के 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों को संशोधित किया है? तो वह है अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16। तो यहाँ पर देख लेते हैं अनुच्छेद 15। तो 15 और 16 का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें संशोधन किया गया था 2019 में। तो 15 में क्या था? 15 में था धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध था। और 16 में क्या था? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 16 में था लोक नियोजन, यानी 15 और 16 आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। तो ये ध्यान रखना, दोनों इनमें संशोधन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, महाराजा नरेंद्र सिंह द्वारा बनवाया गया शीश महल या दर्पण का महल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? महाराजा नरेंद्र सिंह द्वारा बनवाया गया शीश महल या दर्पण का महल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो वह था पटियाला में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मंत्री परिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार माध्यम होता है? तो वह होता है प्रधानमंत्री। और मंत्री परिषद और राज्यपाल के मध्य होता है वह है मुख्यमंत्री। फिर है क्वेश्चन, 2020 में अर्जुन पुरस्कार राशि को 5 लाख से बढ़ाकर कर दिया है, तो वह 15 लाख कर दी गई। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में, ये भी ध्यान रखना। और किस पुरस्कार की राशि 15 लाख है? तो एक सरस्वती सम्मान है, सरस्वती सम्मान है, इसकी पुरस्कार राशि भी 15 लाख रुपए है। और यानी कि ये तो मेरा वीडियो भी बनाया हुआ है, वहाँ भी देख सकते हो। अगर वहाँ नहीं देखना चाहते तो मैं यहाँ बता देता हूँ एक बार आपको मोटा मोटा कि सरस्वती सम्मान में पुरस्कार राशि है वो 15 लाख है। और एक उसी दिन दिया जाता है व्यास सम्मान, व्यास सम्मान, इसकी पुरस्कार राशि है वो है 4 लाख। ये दोनों ध्यान रखना, व्यास सम्मान की पुरस्कार राशि 4 लाख, सरस्वती सम्मान की पुरस्कार राशि है वो है 15 लाख, और अर्जुन पुरस्कार की राशि भी 15 लाख रुपए है। अब ये शुरू कब हुआ था? सरस्वती सम्मान ये के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। एक बार मैं सरस्वती फाउंडेशन यही बता देता हूँ आपको, देखो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। सरस्वती सम्मान है, सरस्वती सम्मान है ये के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में, 1991 में हुई थी। और 2023 में, यानी 2022 का है, और जो दिया गया है 2023 में, 2022 का 23 में दिया गया है। और ये किसे दिया गया है? तो ये शिवा शंकरी को दिया गया है। ये तमिल भाषा की लेखिका थी शिवा शंकरी, इन्हें दिया गया है, शिवा शंकरी को ये दिया गया है। और ये तमिल भाषा की लेखिका थी और इनकी पुस्तक का नाम था सूर्यवंशम, उसके लिए दिया गया है। तो ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। सूर्यवंशम, सूर्यवंशम किसकी पुस्तक थी?
तो शिवाशंकरी की, ये तमिल भाषा की लेखिका है। और 2022 का सरस्वती सम्मान जो क्रमांक से हैं 32वां सरस्वती सम्मान, ये भी पूछा जा सकता है। 32वां इन्हें दिया गया, तो 31वां किसे दिया गया? 31वां दिया गया रामदरस मिश्र को। और उनका कविता संग्रह का नाम था मैं तो यहाँ हूँ, रामदरस मिश्र को, ये ध्यान रखना। 31वां रामदरस मिश्र को दिया गया और उनकी कविता संग्रह का नाम है मैं तो यहाँ हूँ। अब ध्यान रखना ये किन्हें दिया जाता है? पात्रता में, पात्रता जरूर ध्यान रखनी है, पात्रता भी पूछी जा सकती है। तो ये ध्यान रखना संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं, अब संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, तो उनमें एक उनकी रचना होनी चाहिए। और ये पिछले 10 सालों में, यानी विगत 10 सालों में पहली बार इसका प्रकाशन होना चाहिए, वही इसमें पात्र है। अब बता दो, अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्या सरस्वती सम्मान अंग्रेजी भाषा के लिए सरस्वती सम्मान दिया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि अंग्रेजी भाषा का 8वीं अनुसूची में उल्लेख नहीं है, तो ये ध्यान रखना इसी हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, अपेक्षाकृत समतल भूमि के व्यापक ऊंचाई वाले क्षेत्र को कहा जाता है। अपेक्षाकृत समतल भूमि के व्यापक ऊंचाई वाले क्षेत्र को कहा जाता है पठार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2020 में किंग्स 11 पंजाब के कप्तान है, तो है केएल राहुल। फिर अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये ध्यान रखना। और आईपीएल थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि आईपीएल हर साल होता है और हर बार पूछा जाता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना, अब मेरे पहले भी पिछले वीडियो में भी बताया है, दिल्ली सल्तनत से भी 1 या 2 क्वेश्चन तो कन्फर्म पूछे जा रहे हैं, तो कैसे ध्यान रखोगे? देखो वंशों के हिसाब से ये ध्यान रखना, शासकों वंशक्रम, जीके टीएस। अब दिल्ली सल्तनत का काल है वो, यानी स्थापना कब हुई थी? 1206 से लेके 1526 तक दिल्ली सल्तनत चलती है। उसके बाद में फिर मुगल काल आ जाता है। अब स्थापना पूछिए, अंतिम पूछता तो 1526 और स्थापना पूछिए तो 1206। अब दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले किसने शासन किया? तो जीकेटीएसएल की ये क्रम ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है, ये भी दिल्ली पुलिस में पूछा है पिछले वाले पेपर में। मैंने बताया कि दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंशों ने शासन किया? 5 में, जीकेटीएसएल। पहले कौन था? सबसे पहले गुलाम आए, गुलाम के बाद में खिलजी के बाद में तुगलक के बाद में सैयद के बाद में लोधी। अब आपसे पूछे दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक वंश कौन सा था, तो वह लोधी, प्रथम गुलाम, ऐसे करके। तो 1206 से लेकर 1290 तक, 1206 से लेकर 1290 तक रहते हैं गुलाम, फिर 1290 से लेकर 1320 ऐसे करके 1526 तक चलेगा। ये अपन डिटेल से डिस्कस भी करेंगे, सल्तनत में पढ़ाऊंगा ना आपको तब, तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष का केंद्रीय उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण है, तो वह बजट। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष का केंद्रीय बजट उस विशेष वर्ष के लिए सरकार के अनुमानित प्राप्तियां और व्ययों का विवरण है। अगला क्वेश्चन है, राजगीर नृत्य महोत्सव शास्त्रीय नृत्य की व्यापक लोकप्रियता को दर्शाता है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो राजगीर नृत्य महोत्सव है, यह बिहार का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न जैन तीर्थंकरों को समर्पित संगमरमर पत्थरों पर बारीक नक्काशी से बना दिलवाड़ा जैन मंदिर किस शहर में स्थित है? तो ये माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे आर.के. सन्मुख चेट्टी। अगला क्वेश्चन है, होजगिरी नृत्य रियांग समुदाय की एक आदिवासी नृत्य शैली है जो निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो वह त्रिपुरा से। होजगिरी नृत्य रियांग समुदाय की एक आदिवासी नृत्य शैली है, यह त्रिपुरा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा सुधारों के लिए लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो वह 1882 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, दाद किसके कारण होने वाला एक आम त्वचा संक्रमण है? तो दाद है ये कवक या फंगस के कारण होने वाला एक आम त्वचा संक्रमण है। दाद कवक से फैलता है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में बच्चों के अधिकार अभियान के लिए यूनिसेफ के भारतीय सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में निम्नलिखित फिल्मी हस्तियों में से किसे चुना गया था? तो वो चुना गया था आयुष्मान खुराना को। और इस पेपर्स में देखने के बाद आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि करंट किस लेवल का पूछा जा रहा है, कितना पूछा जा रहा है। और ये फिक्स है 2020 की
बढ़ती थी उसमें करंट वही था जो पीछे वाली, उससे पहले जो बढ़ती थी दिल्ली पुलिस की, उसमें भी करंट का वेटेज ऐसे था, यानी सबसे ज़्यादा करंट ही पूछा जा रहा है पिछली 2 वैकेंसियों से। तो ये ध्यान रखना, आपकी बार भी आप हल्के में नहीं लेना करंट को और अच्छे से कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, पट्टादकल में मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष मंदिरों को राजा विक्रमादित्य द्वितीय की 2 रानियों द्वारा चालुक्यों की किस पर विजय के स्मरणोत्सव के रूप में बनाया गया था? तो वह पल्लवों पर विजय के स्मरणोत्सव के रूप में बनाया गया था। अगला है, निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो वह रोहित शर्मा को, यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 रोहित शर्मा को सम्मानित किया गया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पहली भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी है महिला, यानी पहली महिला आईपीएस कौन है? तो वह किरण बेदी। अगला क्वेश्चन, नेयार बांध निम्नलिखित में से किस राज्य की नेयार नदी पर एक गुरुत्वाकर्षण बांध है? तो वह है केरल में, यानी नेयार बांध है वो केरल में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आईएफटीएस इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज अर्थात भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबद्ध सेवाएं निम्नलिखित में से किस बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? तो वह है आरबीआई की, यानी भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक जिसे बोला जाता है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के सदस्य देशों की संख्या क्या है? तो वह है 68, यानी एशियाई विकास बैंक के सदस्य देशों की संख्या है 68। फिर अगला क्वेश्चन है, ये मेरा बहुत अच्छा से करवाया हुआ है कि इन्हें ध्यान रखना। ये बताओ, गरिया पूजा अप्रैल के तीसरे सप्ताह में मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गरिया पूजा, केर पूजा, ये मैंने सारा अच्छे से बताया हुआ है और वो भी 5 से 7 मिनट का वीडियो है, शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा क्योंकि आप आदत पड़ी हुई है ना, जो काम 5 मिनट में हो सकता है उसको 15 मिनट लगाने का जो है आपके पास, हमेशा वहीं ज़्यादा वो फोकस किया जाता है। जो काम 5 मिनट में हो सकता है वहाँ 15 मिनट खर्च करनी है अपन को, तो अपने तो बस की बात है नहीं भाई। अपन तो वही करते हैं जो 5 मिनट का काम है उसको 4.5 मिनट में करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए वो वीडियो पूरा 100 लोगों ने भी नहीं देखा होगा उसको। और अगर वही वीडियो में अगर उसको 5 मिनट की जगह 25 मिनट ले लेता है, 15 मिनट ले लेता, तो उसमें भरमार होती व्यूज़ की। लेकिन अपने बस की बात नहीं है, नहीं अपने थंबनेल पे ये मिलेगा कि ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, नहीं है। जो करा हुआ है वो वीडियो के अंदर ही करा हुआ है। क्वेश्चन है, गरिया पूजा अप्रैल के तीसरे सप्ताह में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ये त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये त्रिपुरा से। मैंने बताया केर पूजा है, गरिया पूजा है, ये सारे त्रिपुरा में ही है। और ये केर पूजा भी पूछा हुआ है, इसी दिल्ली पुलिस में पूछा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वोच्च चालकता वाली धातु है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वोच्च चालकता वाली धातु है? तो वह है चांदी। अगला क्वेश्चन है, ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें पत्तियों के बजाय सुइयां उगती है और फूलों के बजाय शंकु होते हैं, तो कौन से, क्या बोला जाता है? शंकुधारी सदाबहार वनों में ऐसे पेड़ होते हैं, शंकुधारी सदाबहार वनों में ऐसे पेड़ होते हैं जिनके पत्तियों के बजाय सुइयां उगती है और फूलों के बजाय शंकु होते हैं। ध्यान रखना, शंकुधारी सदाबहार वनों में पत्तियों की जगह तो सुइयां उगती है और फूलों की जगह शंकु उगते हैं, बस इतना सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, चोल राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई है? तो ये विजयालय के द्वारा की गई है। फिर अगला क्वेश्चन है, पहले वित्त मंत्री पूछा है, अब कानून मंत्री, इसी में पूछ लिया। निम्नलिखित में से किसे 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था? तो वह किया गया था भीमराव अंबेडकर को, यानी BR अंबेडकर को। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में हर साल 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाने वाला फसल कटाई उत्सव, यह सिख समुदाय के खालसा पंथ के जन्म का प्रतीक है, तो वह है बैसाखी। बैसाखी एक फसल कटाई उत्सव है पंजाब का और हर साल ये 13 से 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन नेक्स्ट कैसे पूछा जा सकता है? आपसे पूछ लेगा कि बैसाखी कब मनाई जाती है, बताओ भाई, डेट बतानी, तो 13 से 14 अप्रैल को। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है पंजाब का फसल कटाई उत्सव कौन सा है? तो वह बैसाखी। अगला क्वेश्चन है, अनिल किशोर निम्नलिखित में से किस बैंक के उपाध्यक्ष और CRO है?
CRO का मतलब मुख्य जोखिम अधिकारी, तो वह है न्यू डेवलपमेंट NDB के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया? तो सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वह सैयद अहमद खान। ये आंदोलन भी पूछे जा रहे हैं और मैं एक वीडियो बनाऊंगा वही 5 मिनट वाला। 5 मिनट में सारे जितने भी आंदोलन हुए जिसमें कोई में ट्रिक लगती तो ट्रिक से, नहीं बाकी ऐसे करके, तो ये भी याद हो जाएंगे। हर एग्जाम के पेपर में पूछा है ये वाला भी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? तो डेविड एटनबरो को दिया गया है। यानी कि 2020 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा दिया गया था वो किसे दिया गया था? तो डेविड एटनबरो को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन सी 3 सूचियां संघ, राज्य और समवर्ती सूची की मोट रूप है? तो वह 7वीं में, और मैंने पहले भी बताया हुआ है। देखो आप 4 तो ऐसे याद रखना सवेसरा के हिसाब से। सवेसरा यानी संघ राज्य है, पदाधिकारियों के वेतन है, पदाधिकारियों की शपथ है और राज्यसभा की सीटों का आवंटन। फिर यहाँ 5वीं अनुसूची में वही 4 राज्य हैं। फिर 6ठी में इन्हीं के बारे में, यानी कि जो ऊपर राज्य दिए गए थे उनकी प्रशासनिक शक्तियाँ हैं। 7 में ये है, 8 में भाषा है, ऐसे करके। 9वीं में आ जाएगी नो ऑब्जेक्शन, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। भूमि सुधार मान लो, ये भी इसी में है, भू सुधार से संबंधित प्रावधान है। यह भी 9वीं अनुसूची में। 10वीं में दल बदल है, 11वीं में पंचायती राज है और 12वीं में नगरीय स्वशासन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस द्वीप में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? तो वह है बेरन द्वीप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल यानी इल्बर्ट बिल किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? तो ये किया गया था 1883 में। बताना भाई, निम्नलिखित में से कौन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कर सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG की नियुक्ति कर सकता है? बताना भाई, राष्ट्रपति कर सकता है और इसका प्रावधान है अनुच्छेद 148 से लेकर 151 में। बताओ, ये एक संवैधानिक पद है, लेकिन आपसे अगर ये पूछ लेता CGA लेखा महानियंत्रक, इसे बोला जाता है लेखा महानियंत्रक, और CAG को बोला जाता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ये ध्यान रखना, ये संवैधानिक पद नहीं है, ये वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो ये भी ध्यान रखना। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, EEG एक परीक्षण है जिसका उपयोग मस्तिष्क में विद्युत गतिविधि के आकलन के लिए किया जाता है। EEG के सही पूर्ण रूप का चयन कीजिए। तो है, अब है रीजनिंग। 25 क्वेश्चन रीजनिंग के वो देखेंगे। 50 GK GS के अपन ने देख लिए। अब इसमें से आपको पहले देखना है कि आप कितने कर सकते हो, इस पेपर में आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसी हिसाब से देखना है। फिर ऑल ओवर देखना है कि रीजनिंग में आपके कितने हो रहे हैं। जिसका GK GS वीक है तो उसको रीजनिंग मैथमेटिक्स अच्छी आती होगी, ये कन्फर्म है। बाकी ये नहीं कि जिसने पढ़ाई नहीं की उसको तो सारे वीक ही होने, तो ये ध्यान रखना। और आपका एवरेज स्कोर है वो लेके चलना है आपको 50 से 60 तक, कम से कम। 50 से कम में तो कोई बात बनेगी नहीं, 50 से ज़्यादा ही रखना है। और वो पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, एक्यूरेसी अच्छी रखनी है जिससे आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाए। तो अपन पहले अब देख लेते हैं थोड़ा सा रीजनिंग को। निम्नलिखित 4 शब्दों में से तीनों में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। उस असंगत विकल्प का चयन कीजिए। देखो, घर है, इग्लू है, झोपड़ी है, झुंड, बिल्कुल तीनों में दिख रहा है। झुंड है, ये पूरा ही अलग हो गया, इसमें तो कोई चर्चा वाली बात ही नहीं। रीजनिंग बहुत अच्छी आती है, आराम से अगर आप धैर्य से करोगे तो 25 से 25 का नहीं बोल लूँ मैं, लेकिन आप
20 से 22 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हो अगर धैर्य से पेपर करोगे तो। रीजनिंग का क्वेश्चन है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगी। अब यहाँ देखना है कि इस जगह कौन सी आएगी, तो वही है आपको यहाँ देख लेना है। देखो यहाँ से सीधी लाइन जाएगी, एक लाइन ये जाएगी, तो पहले तो इसमें देखो कि ये वाला ये तो नहीं होगा, काट पीट कर लो, ये भी नहीं होगा। बात आती है यहाँ पे और यहाँ पे। तो अब यहाँ से देखेंगे अपन कि देखो एक तो ये आ गई, एक ये आ गई। अब कैसे आएगी, तो वो इसे घूम के आएगी। तो घूमने के बाद में ये तो है नहीं, ये तो ऐसे है, तो इसमें ये वाला सही हो जाएगा सीधा सीधा ही, क्योंकि ऐसे बनानी है ना अपन को आकृति। तो ऐसे ये वाला घूम के जाएगा, तो इसमें ये वाला आंसर आ जाएगा। यानी कि 2 क्वेश्चन तो अपने ऐसे देख लिए जो आसानी से सरल हो सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है, रीजनिंग में एक एक क्वेश्चन गिनाऊंगा मैं आपको कि ये हो सकता है नहीं हो सकता, कौन सा टफ है कौन सा इजी है, यानी मिनिमम स्कोर वाला खेल यहीं शुरू सीख जाओगे आप, देखना। 86, अब यहाँ से देखो इधर से इधर मैच करो, इधर से यहाँ से यहाँ मैच करो, नहीं यहाँ पे, फिर यहाँ से देखो, सॉरी एक बार देखो 86 है, 82 पे जाएगा, 82 से 74 और ऐसे करके। अब यहाँ वाला 68 से ये जाएगा 72 पे और ये 76 में, और यहाँ जो आएगा वो इसका आएगा। तो यहाँ से देखो आप क्या हो रहा है, 68 से 72 के बीच में क्या है, 68 से लेकर 72 में क्या है, तो आप देखोगे 4 प्लस हो रहे हैं बिल्कुल। फिर 72 से 76 में क्या हो रहा है, वहाँ भी 4 प्लस हो रहे हैं। अब 76 से आगे वाला क्या होगा, तो यहाँ भी 4 प्लस ही होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 80। तो ऐसे हो जाएगा। नहीं समझे तो मैं एक बार वापस बता देता हूँ। देखो पहले वाला हम देखना है 86 वाला 82 से 74, 70 से 58, 58 से 26 ऐसे करके। तो यहाँ भी ऐसे ही चलेगा। 68 है, 68 में 4 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा, 72 में 4 जोड़ेंगे तो 76 हो जाएगा, 76 में 4 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा, 80 में 4 जोड़ेंगे तो ये 84 हो जाएगा। इसलिए आंसर 3 सही हो जाएगा। यानी 3 के क्वेश्चन तीनों के तीनों अपन सही हो सकते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे तो एक बार चले जाओ वापस, नेक्स्ट टाइम देख लेना सारा अटेम्प्ट करने के बाद। अब चौथा क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तृतीय आकृति से वही संबंध है जो द्वितीय आकृति का प्रथम आकृति से। मतलब यहाँ देखना है पहली का ये इससे संबंध है तो इसका यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ देखो ये वाला है तो ये इधर घूम गई है 90 डिग्री, तो पहले तो यहीं देखो इसको भी 90 डिग्री घुमाएंगे अपन, यहाँ से घुमाएंगे तो यहाँ आएगा तो 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ तो पहला तो काम देखो ये तो नहीं होगा भाई, जो इस साइड घूमेगा वो वाला होना चाहिए, ये भी नहीं है ये भी नहीं है, सीधा सीधा ये सीधा सीधा ही घुमाना है ना। देखो ये वाला है, अब इसको 90 डिग्री घुमाना है, यहाँ 90 डिग्री घुमाया, यहाँ पर करेंगे तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर घुमाएंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो किसका है, यहाँ उस साइड घुमाए तो काट पीट के कर देंगे। 4 क्वेश्चन देखें, चारों के चारों अपने सही हो सकते हैं, लेकिन करना आराम से, इससे नहीं जल्दबाजी नहीं करनी है। जीके में जल्दी जल्दी कर दो, टाइम नहीं खराब करना, क्योंकि टाइम का भी यहाँ पर खेल है। फिर है देखो क्वेश्चन है, एक कागज को निम्नलिखित आकृतियों के अनुसार मोड़ने और उसे काटने का तरीका दर्शाया गया है, उसे खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा। अब क्या करना है, देखो इस कागज़ को समेटना है। जैसे ये कागज़ है इसको पूरा 4 समेटना है, ऐसे कर दो ऐसे कर दो ऐसे कर दो, 4 बार कर दिया। अब 4 डॉट करनी है। अब ध्यान रखना जब भी ऐसे समेटा जाए इसको और 4 डॉट करनी है तो वो 8 डॉट में खुल जाएगा, ये ध्यान रखना। जब भी आप समेट कर देख लेना एक बार, तो देखो पहला ऑप्शन तो ये नहीं आएगा इसमें, क्योंकि 4 ही डॉट है। फिर ऊपर चलेंगे, अपन ने 4 ऑप्शन, इन ऑप्शनों में देखे, अब ये भी नहीं होगा क्योंकि भाई बीच में तो करा ही है, बीच वाला तो आगे आएगा, और ये भी 4 डॉट है, यानी 2 ऑप्शन काट लिए। अब बताओ अब ये चौथा होगा क्या, नहीं होगा। कितने डॉट हो गए, 3 3 6 12 डॉट हो गए, 12 डॉट तो होगा ही नहीं, 4 के डबल होने थे, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 2 अपना, तो ये वाला सही हो जाएगा। यानी 8 डॉट बीच वाले ऐसे करोगे ना तो ये भी खुल जाएंगे, खुलते ही ये यहाँ चले जाएंगे इस हिसाब से। तो ये करके देख लेना आप प्रैक्टिकल। 5 क्वेश्चन देखें, पाँचों के पाँचों आप सबके सही हो सकते हैं। छठा क्वेश्चन है, अब बताओ छठा क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा वेन आरेख दिए गए वर्गों का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। महिला, माता, पिता। अब बताओ, अब महिला है
ये तो माता बन सकती है, लेकिन पिता महिला या महिला है वो पिता बन सकता है कि नहीं बन सकता? तो ये तो वैसे भी नहीं है। और ये पिता क्या महिला हो सकती है क्या? अरे पुरुष महिला हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो बिल्कुल ये भी नहीं है। अब ये भी नहीं हो सकता, सीधा सीधा ये 6 के 6 क्वेश्चन अपने सही हो सकते हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि सबके, जो कमज़ोर से कमज़ोर है उसके भी सही हो सकते हैं। बाकी मिनिमम मैक्सिमम का बताऊँगा मैं खेल, ये तो हो सकता है। अब 7वां, यानी 6 के 6 क्वेश्चन तो अभी तक एक भी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए, अगर जिसने रीजनिंग थोड़ी बहुत पढ़ी है। अब जिसने पढ़ा ही नहीं है, जिसको यही नहीं पता रीजनिंग क्या होती है, वो उसका मैं नहीं बोल सकता। बाकी 6 के 6 सही हो सकते हैं। अब बताओ, समीकरण से चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। अब देखो अपने ये है 3, 6, 18, 4 और ये 2। ये सब करने के बाद में आंसर क्या आना चाहिए? 2। अब ये क्या बोला कि चिन्ह बदलने, तो अपन पहले ये देख लेते हैं ऑप्शन। अब अपन को ये नहीं पता कि आंसर यही है, लेकिन अपन पहले ऑप्शन से देख लेते हैं। भाई गुणा और माइनस इनको बदलना है आपस में। तो माइनस की जगह क्या आएगा? माइनस की जगह गुणा आ जाएगा, और गुणा की जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। हो गया। फिर प्लस है तो प्लस का कोई बदलना नहीं, तो प्लस का प्लस ही रह जाएगा। 4 और 2 के बीच में ये भाग है। अपन इनको सॉल्व कैसे करेंगे? तो वही एक नियम है बोर्ड मास का, ये ध्यान रखना। बोर्ड मास मतलब पहले ब्रैकेट को, ऑब्जेक्ट को, फिर डिवाइड करना है यानी भाग देना है, फिर गुणा करना है, फिर ऐड करना है, फिर सब्स्टिट्यूट करना है, यानी माइनस आपको अंत में करना है। तो आ जाओ पहले यहीं भाग करना है। तो भाग करना है, 2 का भाग 2 में दिया तो ये 2 हो गए, प्लस 18 ये हो गया। अब क्या करना है अपन को? गुणा करना है। तो 6 × 18 हो गया। अब क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड करो 18 और 2 20। अब फिर क्या करना है? लास्ट में सब्स्टिट्यूशन माइनस करना है। तो माइनस कर दो 18 बराबर आंसर कितना आ गया? 2। और यहाँ कितना आंसर है? 2। तो मतलब ऑप्शन 1 अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगर ये नहीं होता तो अपन वही आपको जल्दी जल्दी करना था फिर ऐसे करके, क्योंकि वहाँ थोड़ी पता चलेगा कि। तो ये 7वां क्वेश्चन भी सही हो सकता है जिसने रीजनिंग थोड़ी, क्योंकि ये इजी सा है, बोर्ड मास आपको पढ़ना पड़ेगा, घुमाने फिराने वाला नहीं है। तो जिसकी रीजनिंग है तो वो 7वां क्वेश्चन भी उसका सही हो सकता है। जो नहीं हो सकता, चाहे वो मेरे से हो रहा हो, जो नहीं हो सकता मैं उसका बताऊंगा कि ये नहीं हो सकता, इसमें ये कटेगा नंबर। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तृतीय आकृति से वही संबंध है जो द्वितीय आकृति का प्रथम आकृति से है। वही बात है, यहाँ से इसको चेक करना और इसको यहाँ चेक करेंगे। अब चेक करो, देखिए क्या है इसमें खेल। ये यहाँ बाहर है और यहाँ अंदर है, तो ये बाहर आ जाएगा और ये अंदर आ जाएगा। तो पहले काम तो ये करो कि जो ये 6 भुजाओं वाला है, अपने देसी भाषा में याद करें, यानी ये जो है ये अंदर जाएगा और ये वाला ये बाहर आ जाएगा। तो पहले तो ऑप्शन देखो, ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, 2 ऑप्शन तो काट लिए अपन ने। तीसरा ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता क्योंकि त्रिभुज तो यहाँ है ही नहीं, त्रिभुज तो अंदर के अंदर बैठा है और बैठा ही रहेगा। तो पहले बात तो ऑप्शन काटने के बाद में यही पता चलता है अपन को। लेकिन इसके अनुसार देखो, ये जो है ना गोला, ये बाहर है और यहाँ अंदर था, तो यहाँ ये जो स्टार वाला है ये आ जाएगा बाहर, तो इसमें आ जाएगा। ये 8वां क्वेश्चन भी सही हो सकता है, यानी 8 के 8 रीजनिंग के अभी तो सही हो रहे हैं सबके। 9वां क्वेश्चन है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, यानी घुमाने की अनुमति नहीं, भाई घुमाना नहीं है। अब देखो ये तो आकृति प्रश्न आकृति है ये वाली। अब देखो तो ढूंढो, देखे कैसे ढूंढना है, ऐसे ढूंढना है। कहाँ पे है ये? इसमें है क्या? इसमें बिल्कुल नहीं है, इसमें तो नहीं है, इसमें हो ही नहीं सकती। अब चलना है अपन को 2 में। अभी इसमें देखो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधी सीधी दे रखी है, ये वाली पड़ी है ना आराम से। तो 9वां क्वेश्चन भी सही हो रहा है सबके, 9वां क्वेश्चन भी सबके सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन है जो मैंने बताया ना 20 से 22 आराम से हो जाएंगे अगर तरीके से करोगे तो। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगी और पैटर्न को पूर्ण करेगी। अब बताओ, यहाँ थोड़ा सा खेल है भाई, यहाँ थोड़ा जल्दबाजी नहीं करनी है, यहाँ पे थोड़ा सा देखना है। कैसे देखेंगे अपन, क्योंकि सारा ही सेम ही है। यहाँ पे आपको एक वही है कॉलम बनाना पड़ेगा,
ये क्वेश्चन फंस सकता है इसमें। आप थोड़ा सा, ये कईयों का गलत हो सकता है। देखो ऐसे कैसे करेंगे इसको, तो वही अपना ये लाइन आएगी थे यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। अब पहले तो ये देखो कि इसमें से क्रॉस वाली लाइन भी आ रही है, क्रॉस वाली लाइन आ रही है तो मतलब ये नहीं होगा। ऑप्शन काटोगे तब हो जाएगा। ये वाला नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन है आडी वाली लाइन यहाँ नहीं आ रही। देखो देखे, ये भी हो सकता है। देखो ये पूरी लाइन और होती ना तब तो ये हो जाता है, तो ये नहीं होगा। और ये है ना, ना तो ऐसी लाइन आ रही है नहीं ऐसी आ रही है, तो मतलब ये भी नहीं होगा। अब बात बनती है ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 में। तो ऑप्शन 2 में देखो, तो ऑप्शन 2 में देखेंगे तो ये आडी लाइन है, तो ये आडी लाइन इसमें नहीं है, तो ये देखो यहाँ पे, यहाँ से देखना एक बार, नहीं है ना, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो ये 10वां क्वेश्चन भी अगर तरीके से करो तो सही हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा पेशेंस के चक्कर में गलत हो सकता है। लेकिन 9 तो मान लो, 9 तो सही है। जिसने थोड़ा सा तरीके से करा उसके 10 में से 10 सही है अभी, लेकिन 9 और 10 अभी एक थोड़ा सा हो सकती है। अब ये देखो, इधर से देखना आपको, कैसे देखेंगे। 3 को यहाँ से देखो, 3 को 1 से गुणा करा, फिर 3 को 2 से गुणा करा 6, 6 को 3 से गुणा करा 18, और 18 को 4 से गुणा करा तो ये हो जाएंगे 72 यानी 72। कैसे देखना है मैं वापस बताता हूँ एक बार, ऐसे नहीं कि देखो इसमें आपको देखना है, ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। पहले से आराम से देखना इसको क्या पूछना चाह रहा है। देखो 3 के बाद में ये नहीं आ रहा, बैठ नहीं रहा लॉजिक, तो आपको एक संख्या छोड़नी है। तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो ये वाला 3 आ गया, ठीक है। फिर 3 को, कौन से 3, इस जिस जहाँ पे बैठे अपन वहाँ जाएंगे। 3 को 2 से गुणा करेंगे मतलब 6 आ गया, 6 आ गया। अब 6 को कहाँ से गुणा करेंगे, 3 को, तो क्या आ गया 18। अब 3 को कर लिया, 18 को कहाँ से गुणा करेंगे 4 से, तो ये आ गया 72। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 72। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये 11वां भी सही है, लेकिन वही है उन दोनों में से एक को हटा देते हैं, तो 11वां सही है, लेकिन एक कम ज़्यादा करें तो 10 तो सबके सही होने ही। जिसकी रीजनिंग ठीक ठाक है उसके 11 हो जाएंगे, और उसकी ठीक नहीं है वो 12 हो जाएंगे, सॉरी 10 हो जाएंगे। वह विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है भाई। अब देखो आराम से देखना भाई, ये वाली, ओ सॉरी, यहाँ से देखो, देखिए आप लोग लॉजिक लगाओ, मैं तो बता दूंगा, मेरे को तो पता है। वह विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की आकृति वो अनुमति नहीं है, तो इसमें तो कोई लेना देना ही नहीं है। ऑप्शन काटना सीख जाओगे, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका नहीं है, क्योंकि इसमें दिख रहा है आराम से। बस दिक्कत इन 2 में है, इन 2 में दिक्कत है। तो बताओ देखे, अब मेरे को ये बताओ कि ऑप्शन पहले तो ये है, मैं बोल दूंगा 3 सही है, तो आप बोलोगे 3 कैसे सही हुआ। तो ये बताओ मेरे को, यहाँ से देखो ये वाली तो सही है, ये वाली तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो ये नीचे एक लाइन ये लटक रही है, ये बताओ ऐसे लटक रही है कह रहा, ये कैसे लटक रही है, ये ऐसे लटक रही है। अब इसमें देखो, इसमें कैसे लटक रही है, इसमें ऐसे लटक रही है, तो ये ऑप्शन सही होगा क्या, नहीं होगा, नहीं होगा ये वाला। तो अब इसमें देखो, इसमें तो ये अब आप बोल दोगे सर ये दोनों इस साइड भी ये भी है ये भी है, तो अपन को क्या करना, कुछ भी हो अपन को तो ये वाली चाहिए, ये वाली मिल गई, ये वाली मिलते ही आंसर ये हो जाएगा। तो ये बार क्वेश्चन भी अगर पेशेंस से करोगे तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता और एक असंगत है, बताओ भाई। देखो ये बताना भाई, इसका खेल बताना है, और ऑप्शन भी अगले ने तरीके से सेट किया है, आराम से बता सकते हो, आराम से बता सकते हो। इसमें भी कैसे बताओगे, ऐसे बताओगे कि इनमें कॉर्नर है, इनमें भी कॉर्नर है, इनमें भी कॉर्नर है, इनमें भी कॉर्नर है, इनमें भी कॉर्नर है, इसमें नहीं है। बस ये ध्यान रखना, सीधा सीधा लॉजिक यही लगेगा और कुछ भी लॉजिक नहीं लगेगा इसमें। और ये क्वेश्चन भी गलत हो सकता है अगर आप, क्योंकि इसमें पता नहीं चलेगा। लेकिन अपन ने 13 कर लिए, 13 में से 11
और 10 का तो चल ही रहा है ना, 10 नहीं सॉरी 11 और 12 का चल रहा है अभी। अगला क्वेश्चन है, वह युग्म यह संख्या युग्म चयन कीजिए जिनमें के उसी संबंधित है, संख्या दोनों में समान है। तो इनमें से आपको वह निकाल के देखना है, ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर छोड़ भी दोगे, ये थोड़ा सा है टाइमिंग का, छोड़ो इसको भी, तो भी अभी भी 11 इस 12 क्वेश्चन तो अभी सही हो रहे हैं। फिर ये पासे का, अब ये क्या पूछा है, 3 वाले पृष्ठ भाग को विपरीत कौन सी संख्या आएगी 3 वाले की। तो अपन कैसे देखेंगे, पहले तो इसमें कॉमन देखो, इनमें क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो 4 को ले लो। अब 4 के बाद में पहले वाले 5 और उसके बाद 1, इसके बाद 4 क्या है 3 और 1 के बाद 2, तो 1 के विपरीत 2 हो जाएगा, ऐसे करके। तो अपन को पूछा क्या है 3 के विपरीत, 3 के विपरीत क्या आ गया 5। कैसे करना मैं वापस बता देता हूँ एक बार। आपको कॉमन लेना है, तो पहले इन दोनों में ले लेते हैं अपन कॉमन। कॉमन क्या है 4 है, तो ऐसे लिख दो 4। अब 1 को पकड़ लो पहले वाले को, 4 के बाद में क्या है 5, 4 के बाद में 5 है, 5 के बाद में क्या है 1, ऐसे हो गया। फिर दूसरे में देखना है 5, वही कॉमन 4 था, 4 के बाद में अगला क्या है 3, और 3 के बाद में अगला क्या है 2। अब बताओ, आपसे पूछा क्या है 5 के विपरीत पूछे तो 3, और 3 के विपरीत पूछे तो 5, तो ऑप्शन है 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी अपना सही हो गया। तो मतलब 2 क्वेश्चन अपने नेगलेक्ट किए हैं, तो 13 क्वेश्चन तो अभी भी सही हो रहे हैं, 13 और 12। अगला क्वेश्चन है वही समुच्चय छांटना है इसका। तो ये अब थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, टाइम लगने वाला है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा, अब आ जाओ, मतलब इसको भी छोड़ दो अभी तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये हालांकि करने में तो ये भी हो जाएगा आराम से, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन अपन को तो टाइम बचाना है ना, इसलिए मैं इसको अटेम्प्ट नहीं कर रहा। उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे आने वाली स्थान पर आएगी। बताओ, तो 1 है, फिर 1 2, इसमें देखो अच्छा 5वीं आकृति आएगी इसमें, देखो यहाँ पे ये वाली है, 3 होगी, ये 4 होगी, और अब देखो 5, यानी कि 5 इसमें 1 लाइन कहाँ मिली हुई, इसमें 2 लाइन, इसमें 3 लाइन, इसमें 4 लाइन। तो अब जो भी लेनी पड़ेगी अपन को 3 लाइन कहाँ में लेनी पड़ेगी, 3 2 ये 5 हो गई। इसमें 1 है, इसमें 2 लाइन है, इसमें 3 लाइन है, 3 हो गई ना, 2 ऐसे और 1 ऐसे, ये 2 ऐसे 2 ऐसे, तो 4 लाइन, और अगली लेनी पड़ेगी तो अपन को 5 ऐसी लेनी पड़ेगी, 3 नीचे और 2 आडी, तो ये 5वीं। तो ऑप्शन ये वाला सी हो जाएगा। थोड़ा सा रुकोगे तो आराम से हो जाएगा, जल्दबाजी नहीं करनी। फिर अगला क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में लोकल को ये कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाएगा। देखो जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम नहीं लेना चाहता मैं। कैसे करोगे, तो वही है L12 में O15, C3 और A का 21, और वही L12, इसको क्या कहा जाता है MM 13, इसका भी 13, इसका 6 हो जाएगा, W का 23 हो जाता है, और Q का 17 हो जाता है। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, कैसे देखोगे। तो ये कहा जाता है, तो ग्लोबल को क्या कहा जाएगा। तो इसमें अपन देखेंगे, देखो एक बार, वही है, देखो 12 या 15, और ये 3 है, और ये 1 है, और ये 12। अब इसको कैसे लिखना है, M का क्रमांक 13, फिर 13, और इसका 6 है ऐप का, और फिर W का 23, और वही फिर 12 सॉरी 17, Q का 17 होता है। अब देखो 12 और प्लस कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है -2 हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है -2, फिर +3 हो रहा है,
तो यहाँ क्या करेंगे -4। अब बताओ -4 जाओगे तो पीछे तो जाओगे, -4 एक तो ये कट गया और 3 पीछे चले जाओ 1 से जो ना, जब तो हो जाएगा 26वां 25, तो मैं लिख देता हूँ 24, ये हो गया। यानी एक तो 1वां और 3 ये घट गए, तो 4 माइनस जाना है तो कौन सा क्रमांक आ जाएगा, ये आ जाएगा 23वां क्रमांक। अब हो जाएगा +5, ऐसे ही तो होगा, पहले प्लस का 1 है, फिर माइनस का 2, फिर प्लस का 3, माइनस का 4, प्लस का 5, ऐसे करना है। तो सेम यही बात यहाँ हो जाएगी। तो जी के बाद में चलो 1 तो H हो जाएगा, ठीक है, तो H तो चारों में है। फिर क्या करना है, -2, 12 है तो -2 करते ही 10, 10 पे क्या है J आ जाएगा, तो बिल्कुल ठीक है, 1 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा। फिर क्या है O, तीसरा क्रमांक है, तीसरे में 3, O तो 15 पे है तो 3 18 पे आ जाएगा, 18 में R। अब बताओ तीनों में है ही नहीं, कोई आगे पीछे जाना है नहीं है, R आएगा, R इसी में है तो ये हो जाएगा, ऐसे करके देखना है। तो सेम ये बात यहाँ आ जाएगी पीछे वाली, तो ऑप्शन है ये हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मतलब अपने 18 क्वेश्चन देखे हैं और अब तक 15 से 16 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी 15 तो हो ही रहे हैं, 3 अपने छोड़ भी दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 18वां क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन है, यदि एक दुकानदार अपने उत्पाद का अंकित मूल्य 20% बढ़ा देता है और फिर अंकित मूल्य पर 20% की छूट प्रदान करता है तो उस उत्पाद पर उसे कितना यानी लाभ या हानि होगी। तो ध्यान रखना, यानी कि पहले अंकित मूल्य क्या था, ये 100 ही मानना है। अब क्या कर रहा है, 20% बढ़ा रहा है, 20% बढ़ाना मतलब 100 पे 20 बढ़ाना मतलब है 120 हो गया, ठीक है 120। अब क्या बोल रहा है, फिर अंकित मूल्य पर, यानी यहाँ पर 20% की छूट प्रदान करता है, मतलब 120 का 20% निकालना है। तो निकालो, देखे ये भी ये कट गई, इससे ये कट गई, 12 का 2 से गुणा करो तो ये हो गए 24। अब बताओ छूट कितनी दी है इसने, यानी कि बढ़ाया कितना 20 और छूट कितनी दे दी 24 की। अब बताओ यहाँ हानि हो रही है, लाभ हो रहा है, डिफरेंस कितना है 4 का। अब जो भी होगा वो 4% यहाँ होगा। अब मेरे को ये बताओ कि ये 4% हानि हो रही है या लाभ हो रही है। यहाँ तो आपको मान लो ऑप्शन में दिख रहा है हानि, तब बता दोगे, लेकिन ये हानि होगी लाभ, तो ये हानि होगी। तो बताओ आप, कोई भी चीज़ है आपने 20 में खरीदी है और आपने उसको 24 की है और आप 20 रुपये में बेच रहे हो, मतलब आपने 100 रुपये की थी और उस पर आपने 20% बढ़ाया, 20% बढ़ा दिया, कोई बात नहीं, 20% बढ़ाकर आपको, एक मिनट वापस बताता हूँ, वो 100 की थी और ये क्या बोला है 20% बढ़ाना है, कोई बात नहीं, बढ़ा दिया तो 120 कर दिया। अब ये आपको या एक तो यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा था, अब यहाँ डिस्काउंट मिलते ही ज़्यादा हो गया, 4 रुपये ज़्यादा डिस्काउंट हो रहा है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगी 4% हानि हो जाएगी। अगर ये ऐसे होती 24 रुपये यहाँ बचता और फिर डिस्काउंट देने के बाद भी 20 होता तो डिफरेंस 4 का आता, तो 4% ये लाभ हो जाता। लेकिन ये अगर हो रहा है कि पहले तो 100 था, फिर इसको बढ़ाने पर 120 हो गया और अब इसको डिस्काउंट दे दिया 20% का, तो ये 24 रुपये का डिस्काउंट हो गया उसके पास। तो ये हमारा यहाँ पे है वो है 4% की हानि हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी सही हो सकता है। फिर है अगला क्वेश्चन, अब बताओ वेन आरेख में वर्गों का श्रेष्ठ निरूपण करता है। तो बिल्ली, बक्सा और फल, बताओ बिल्ली भी अलग है, बक्सा भी अलग है, फल भी अलग है, तो इसमें तो कोई लॉजिक ज़्यादा है ही नहीं, माथा फोड़ी। 20वां भी सही हो सकता है। अब क्या बताना भाई, यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए, तो अब ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया कोई भी दर्पण है, अगर ये आकृति है, आपको अगर दर्पण दिया जाए और दर्पण को दाएं बाएं बोला जाए या कुछ भी नहीं बोला जाए, तो क्या करना है, आपको इस आकृति को ऐसे उपलट देनी, साइड में घुमा देनी। लेकिन अगर दर्पण नाम दिया हुआ और दर्पण इधर ऊपर नीचे लगा दिया हो, तो फिर आपको उसको जल मान के उल्टा करना है, नीचे की तरफ करना है, यानी इधर करना है, उसको घुमाना है। और दर्पण का नाम आए तो आपको इधर या इधर घुमा दो आकृति बना के। तो सेम इसको इस साइड पलट दो, इसको इस साइड पलटोगे तो ये सारा का सारा खेल हो जाएगा और ये कॉर्नर यहाँ चला जाएगा, तो ये वाला आंसर भी सही हो जाएगा। यहाँ देखना है ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन ये आई साइड है, ये वाला ये इधर आ जाएगा इस साइड नीचे वाली, तो इसका ये आंसर होगा और ये भी सही है,
ये भी सही हो जाएगा आराम से करोगे तो। ऐसे नहीं हो तो आपको पेज मिलेगा, पेन मिलेगा, बना लेना आकृति, फिर उसको पलट के पीछे वाले में देख लेना आराम से। उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे आने वाले स्थान पे आएगी। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, तो उसमें देखो आप, ये है, इसका यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, इसका यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है इधर, ठीक है। फिर यहाँ क्या शिफ्ट होगा, यहाँ है तो अब यहाँ शिफ्ट होगा। देखो यहाँ पे होगा, यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे कौन सा हो रहा है, यही हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही हो जाएगा। आराम से देखना, एक बार क्वेश्चन को देख लो आप, और ये भी सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 पॉइंट से चल रहे हैं, यहाँ पे चल रहे हैं इसे। ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ग्रैमी संगीत से संबंधित है तो उबर कप मैंने ऐसे जीके जीएस में अपने जो प्रैक्टिस पेपर चल रहा है उसमें भी करवा रहा हूँ कि उबर कप किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है, तो ये भी इसका सही हो जाएगा। फिर आ जाओ भाई, फिर पास आ गया, एक पासे की 2 विभिन्न स्थितियाँ हैं, एक बिंदु वाले पृष्ठ। पहले तो कहीं ज़्यादा सोचना नहीं है, 2 ही दिए हुए हैं, तो एक के विपरीत हमेशा 2 फलकों का योग होता है पासे का, तो वो 7 होता है। तो पहले तो ये देख लो कि ये से हो जाएगा, नहीं भी होगा तो अपन यहाँ देख लेते हैं कॉमन देख के। कॉमन क्या है, तो कॉमन 1 है अपना, ठीक है। 1 के बाद में इधर क्या है 2, और इधर क्या है 3, और इधर 1 के बाद में क्या है 5, और इधर 4 है, तो कौन बच गया 1 2 3 4 और 5, और यहाँ क्या बच गया 6, तो ऐसे हो जाएगा। तो 1 के विपरीत कौन हो जाएगा 6, तो ये वाला भी सही है। अभी तक अपने 3 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपन से सही नहीं हुए, या अपन ने छोड़े हैं। वो भी हो सकते थे 25 के 25 भी हो सकते हैं, लेकिन वो अपन ने छोड़ दिए, उसमें माथाफड़ी नहीं करी अपन ने। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तृतीय आकृति से वही संबंध है जो द्वितीय आकृति का प्रथम आकृति से संबंध है। तो बताओ, देखिए वही सिस्टम है, ये वाला बाहर आ गया, तो यही बात है कि ये बाहर आ जाएगा, एक बार एक अंदर जाएगा और एक बार 4 को जो कॉर्नर वाला है अंदर जाए और ये बाहर आ जाएगा। तो इसमें सीधा सीधा आपको ये ध्यान रखना है, देखो ये है ना अंदर वाला, ये यहाँ पर बाहर आया, तो ये जो 5 है स्टार वाला ये बाहर आएगा, तो इधर इसके 6 है और इधर इसके भी 6 हैं, तो ये से होगा नहीं। अब इसमें देखो इसके भी 6 हैं, तो ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना, मैंने बोल रहा हूँ आपको ऑप्शन काटना। इसके 5 है, 5 कॉर्नर है, तो ये वाला आ जाएगा उधर, तो ये हो गए 25 क्वेश्चन। अब बताओ अपनी ईमानदारी से कि रीजनिंग में 22 क्वेश्चन तो मिनिमम हो रहे हैं, 22 भी नहीं हो रहे तो 21 मान लो। मैंने तो 20 ही बोला भाई, 20 कम से कम हो जाएंगे आराम से। और कई स्टूडेंट ऐसे जिनके 25 में 25 भी हो सकते हैं। वो क्वेश्चन मैंने खुद ने ऐसे छोड़ा है, टाइम नहीं लिया उन पर, टाइम लेता 2 मिनट 3 मिनट सोचता तो वो भी हो जाते हैं। अब देखो जीके जीएस में अपन बात कर लेते हैं, 50 थे, 30 तो आराम से हो जाएंगे अगर उसने पढ़ाई करी है। तो यहाँ 22, तो भाई 52 तो यहीं हो गए। आपकी मैथमेटिक्स बाकी पड़ी है, 5-6 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर पे होंगे, तो 58 तो ये हो गया। और बाकी जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो 68, यानी वही बता रहा हूँ मैं, 50 से 60 तक आराम से स्कोर किया जा सकता है अगर आपने तैयारी करी है तो। अब देखेंगे अपन कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के मैं अलग से सारे वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो अब देखते हैं अपन 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के। कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर विकल्प का प्रयोग करने के लिए पहले किस स्टेप पर क्लिक करना होगा और फिर ग्रुप के अंतर्गत स्पेलिंग और ग्रामर पर क्लिक करना होगा। तो ये हो जाएगा रिव्यू या प्रूफिंग, ये ध्यान रखना, ये मैंने पहले भी करवाया। तो ये ध्यान रखना, ग्रामर और स्पेलिंग आ जाए तो आप रिव्यू टैब के अंदर क्लिक करोगे। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग कर दें। पेस्ट स्पेशल पूछा है, अगर वैसे पेस्ट होता कंट्रोल+V से पेस्ट होता है, लेकिन स्पेशल आ गया तो ये ध्यान रखना Ctrl+Alt+V, बस ये ध्यान रखना है, ये वाला नहीं कर देना जल्दबाजी। पेस्ट स्पेशल पूछे तो आपको Alt और घुसाना पड़ेगा बीच में, अगर यहाँ पे केवल स्पेशल नहीं आता पेस्ट ही आता तो Ctrl+V होता, तो ये ध्यान रखना केव। तो अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी ये सब कंप्यूटर में पूरा आपको 10-10 15-15 क्वेश्चन में सारा अच्छा करवा दूंगा। MS वर्ड मैंने पहले ही बोला है कि है ना, आप डायरी जरूर रखना, उस डायरी में खुद से लिखना और प्रैक्टिस करना और बाद में मिलाना भी कि कितने क्वेश्चन मिले हैं। MS वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट यानी शिफ्ट के साथ
F3 का उद्देश्य क्या है, यानी शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करोगे तो क्या होगा, तो ये शॉर्टकट टेक्स्ट को अपर केस यानी बड़े अक्षर, लोअर केस यानी छोटे अक्षर और लिटिल केस यानी शीर्षक अक्षर के बीच स्विच करता है। बस ये ध्यान रखना, ये शॉर्टकट टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस और लिटिल केस के बीच स्विच करता है शिफ्ट प्लस F3 कुंजी। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में सेल के कंटेंट को स्ट्राइक थ्रू करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। हालांकि ये MS वर्ड में तो मैंने बताया हुआ है, MS एक्सेल वाले में ये स्ट्राइक थ्रू नहीं बताया मैंने। तो ये क्या स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, जैसे ये कोई आपने संख्या लिख दी 2 3 4 5 ऐसे, अब जिसके बीच में अगर ये होगा तो ये स्ट्राइक थ्रू है, और इसके बीच में ये हो जाए तो अप ये हो जाएगा तो नीचे वाला हो जाएगा। ये सुपर स्क्रिप्ट है, ये सब स्क्रिप्ट है, मैंने बताया था ऊपर जो लगे सुपर का ऊपर हो जाएगा, यानी 2 के बीच में यहाँ कुछ भी लगे तो ये सुपर है, और 2 के बीच में यहाँ कुछ ही लगे तो ये सब स्क्रिप्ट है। और स्ट्राइक थ्रू ये बीच में लाइन काटेगी, उसे स्ट्राइक थ्रू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जिसमें डॉक्यूमेंट और अन्य संसाधन संग्रहित किए जाते हैं, तो वह है वर्ल्ड वाइड वेब, और इसकी खोज की थी टिम बर्नर्स-ली ने। फिर है डिफ़ॉल्ट रूप से, ये भी मेरा करवाया हुआ है भाई, ये तो बहुत मैंने कहा भी है कि ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और डिफ़ॉल्ट रूप से MS एक्सेल 2010 में वर्कबुक में कितनी सीट प्रदान की जाती है, तो वह 3 सीट प्रदान की जाती है। और ये मेरा कंप्यूटर जो प्रैक्टिस पेपर चल रहा है 10 क्वेश्चन वाला, उसमें ये करवाया हुआ है मेरा अच्छे से, लगभग तो मेरे सारे करवाए हुए हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में हालांकि ये भी खूब करवाया है, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म नहीं करवाई मैंने। इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में TCP/IP का पूर्ण रूप क्या है, तो यह है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये लिख लेना, TCP/IP ये पूछा जाता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर मैसेज भेजने के लिए, ये भी मैंने करवाया भाई, ये भी मेरा करवाया हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्म में करवाया भाई, मोस्ट है। एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर मैसेज भेजने के लिए बहुत सी ईमेल प्रणालियाँ जो प्रोटोकॉल का प्रयोग करती है, तो वह SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMT का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब बताओ भाई, ये टुडे भी मेरा करवाया हुआ है। MS एक्सेल में केवल वर्तमान प्रणाली तिथि प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, टुडे का। ये भी मेरा कराया हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन का जो लैंग्वेज थी वो अलग थी, बताना भाई। MS एक्सेल 2010 में वर्तमान प्रणाली तिथि प्रदर्शित, मैंने ये से बताया कि समय और दिनांक, तो वो अपन को यही पढ़ना, तिथि आ गई तो बस टुडे आ जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट के 2 संस्करणों की तुलना करने के लिए किस टैब पर जाना होगा, और कंपेयर ग्रुप के अंतर्गत विकल्प रहेंगे, तो रिव्यू टैब में आप में जाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आप कंपेयर विकल्प पर क्लिक करना होगा, तो ये हो जाएगा डॉक्यूमेंट के 2 संस्करणों की तुलना हो जाएगी। तो ये कैसे भी ध्यान रखना, तुलना करने के लिए आपको या कंपेयर करने के लिए आपको रिव्यू टैब में जाना पड़ेगा। वर्तनी की अशुद्धि या स्पेलिंग और ग्रामर के लिए भी आपको रिव्यू टैब में जाने पड़ेंगे। हालांकि ये टैब का भी मैं अलग से थोड़ा सा बताऊंगा प्रेजेंटेशन में आराम से, तो ये ध्यान रखना। और वीडियो अच्छा लगे, अब इतना सारा वीडियो देख लिया, मुझे नहीं लगता कि सभी ने तो यहाँ तक पहुँचा होगा, बीच में वो 5-10 मिनट में चले गए होंगे। जिसने यहाँ तक वीडियो देखा है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना। सब्सक्राइब करो या नहीं करो वो आपके विवेक पर डिपेंड करेगा, मैंने पीछे भी नहीं बोला सब्सक्राइब के लिए, और मैं आगे भी नहीं बोलूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब अगला वीडियो आएगा वही 14 तारीख की, जो सेकंड शिफ्ट होगी उसका सॉल्यूशन लेके।